साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन रेलवे प्लेटफार्म पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके रेलवे में ने मिनिमम सर्विस 2 ईयर के लिए एक नोटिफिकेशन है वो आपके डाल दिया गया है कि इसमें 2 ईयर रखेंगे या नहीं रखेंगे। और हम जानेंगे कि जो जीडीसी आपकी वैकेंसी है उसके लिए जो मिनिमम सर्विस है उसमें आपके जो रेगुलर एम्प्लॉय और मिनिमम सर्विस में क्या डिफरेंस होता है। पूरा जो भी कंफ्यूज है वो हम इस वीडियो में देखेंगे और हम जानेंगे कि क्या जो इसमें रेलवे में 2 ईयर का कोई प्रोविज़न काल होता है या आपका जो सर्विस है वो रेगुलर कब से ली जाती है, उसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्लस साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितने जोन के नोटिफिकेशन है वो जीडीसी के आ चुके हैं और देखेंगे कि जो आपका एएलपी का जो 1 ग्रुप है उसमें एएलपी व टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है उसका पार्ट ए और पार्ट बी में क्या डिफरेंस है, किस तरह इसका एग्ज़ाम होगा, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि रेलवे से संबंधित पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि हमारा भी कोई भी नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देने के लिए मनोबल है वो बढ़ता रहे। तो आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट जो आपकी जीडीसी उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सर्विस के बारे में क्या नोटिफिकेशन डाला है। तो ये आपके जो नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा जो कोलकाता की साइड है आरआरसी कोलकाता उस साइड पे नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आपके रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे के द्वारा डाला गया है जो आपके कोलकाता है। इंपॉर्टेंट जो नोटिस है उसमें क्या कहा गया है, जीडीसी नोटिफिकेशन या आपके एडिशनल इंट्रोडक्शन फॉर जीडीसी 01/2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन उसके बारे में बोला गया। आपके ये आपके नोटिफिकेशन नंबर वगैरह दिए गए। 25/7/2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑल रेगुलर सर्विस एम्प्लॉय वेयर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट फॉर जेई टेक्नीशियन एलपी एंड ट्रेन मैनेजर। इसके लिए जो पोस्ट है उसके लिए ऑल रेगुलर सर्विस का मैं यहाँ से आपको थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। क्या रेगुलर सर्विस होती है और क्या आपके जो प्रोविज़न काल होता है वो रेलवे द्वारा रखा जाता है। तो यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपके रेलवे में एक होता है टर्निंग पीरियड में जैसे मान लो आपके अभी वर्तमान में जो वैकेंसी हुई उसके जो डी ग्रुप के अभ्यर्थी है उनके द्वारा रेल में पहले कभी भी डी ग्रुप का जो अभ्यर्थी होता था उसके द्वारा कोई भी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये आपके ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको 1 महीने के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड दिया गया था उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा आपकी रेगुलर सर्विस में। और जो टेक्नीशियन होते हैं 1900 ग्रेड पे वाले उनके लिए ये ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की। और आपके एएलपी के लिए होती है वो आपके 7 वीक जो आपके ट्रेनिंग चलती है। तो उस वीक 17 वीक सॉरी। तो ये जो ट्रेनिंग टाइम होता है ये रेलवे द्वारा इसमें सर्विस जो एम्प्लॉय होते हैं रेगुलर सर्विसिंग इसमें टाइम स्पेंड नहीं किया जाता, टाइम को नहीं जोड़ा जाता। और रेगुलर सर्विस जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई और उसके बाद में आपको परमानेंट जो आपकी ज्वाइनिंग रखी जाती है उस डेट से आप 1 महीने से अगले दिन जैसे आपका टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद में आपको रेगुलर सर्विस आपको रेगुलर ज्वाइनिंग दी जाती है। वो आपकी कौन सी सर्विस मानी जाती है, रेगुलर सर्विस। कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर इसमें 2 साल का कोई प्रोविज़न काल है, तो रेलवे द्वारा वो कोई भी प्रोविज़न काल नहीं होता। उसके अंदर आपको एक बॉन्ड जरूर भरवाया जाता है रेलवे द्वारा कि अगर 2 ईयर के अंदर आप नौकरी को छोड़ते हो तो आपको इस प्रकार की जो चार्ज है वो वापस रेलवे को देना पड़ेगा। तो ये होता है आपका रेगुलर सर्विस एम्प्लॉय। तो यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में आपकी जो साउथ ईस्टर्न रेल सेंट्रल रेलवे एसईसीआर उसके द्वारा केवल और केवल 2 ईयर जो मिनिमम सर्विस है वो लागू की गई है। बाकी अभी तक वर्तमान में आपके 5 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। उन नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी 2 ईयर मिनिमम सर्विस की बात नहीं की गई। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे कि क्या आपके रेगुलर सर्विस होते हैं या रेगुलर सर्विस एम्प्लॉय किसको माना जाता है। तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको छोड़ के जब आपकी परमानेंट ज्वाइनिंग हो जाती है वो आपके रेगुलर सर्विस ही माना जाता है। इसमें 2 ईयर का कोई भी प्रोविज़न काल नहीं होता। तो आइए हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया। यह आपके नोटिफिकेशन है वो आज कल की डेट में आया है 29/7/2023। तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें भी कई इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओनली 1 एप्लीकेशन इज द फिलिंग पोस्ट, मतलब ये बोला जा रहा है कि आपको जैसे 3 ग्रुप माना गया है। ए ग्रुप जिसमें आपके एएलपी और टेक्नीशियन को लिया गया है, बी ग्रुप जो आपके जेई जूनियर इंजीनियर को लिया गया है, सी ग्रुप जिसमें आपको ट्रेन मैनेजर जिसको पहले बोला जाता है गुड्स गार्ड वो आपके लिया गया है। यहाँ से हम चर्चा कर लें
तो आपके देखिए ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट एजुकेशन डिटेल। ये क्या बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉय अभी नए आए हैं या न्यू जो अभ्यर्थी है वो या पुराने जो भी अभ्यर्थी है, अगर आप इन तीनों ग्रुप में, पहले तो मैं बता दूं, तीनों ग्रुप में आप अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास तो अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस एलपी और टेक्नीशियन एक ग्रुप के लिए केवल 1 एप्लीकेशन ही क्या करना है, आपको फिल करना है। बाकी आप जेई के लिए अलग से 2 नंबर है वो भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। और 3 फॉर्म भी यहाँ पे अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप फिल कर सकते हो। आगे हम देखते हैं जो आपके एचआरएमएस आईडी से संबंधित बात कही गई है उसमें भी हम जान लेते हैं। तो ये देखिए आपके 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट करेक्ट एजुकेशन डिटेल एचआरएमएस एंड डेट ऑफ द बर्थ फिलिंग विच। ये बात इसमें कही गई है कि जो आप फॉर्म फिल करते हो जीडीसी का, उसमें जो भी आपकी डिटेल एचआरएमएस आईडी से जुड़ी हुई है वो ही डिटेल इंश्योर करें आप, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ही फॉर्म फिल करते समय इसमें डालें। प्लस ये भी बात कही गई है कि आपकी एजुकेशन जो डिटेल है वो अगर आपकी एचआरएमएस आईडी में ऐड नहीं है या अपडेट नहीं है तो उसको फॉर्म फिल करवाने से पहले क्या करें, एचआरएमएस आईडी में अपनी एजुकेशन डिटेल है वो ऐड जरूर करें, अन्यथा आपके यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए एप्लीकेशन इज लाइबल टू आपके कैंसिल, मतलब यहाँ से आपके फॉर्म क्या कर सकते हैं, कैंसिल किया जा सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है इसका आप ध्यान रखिए। और एचआरएमएस आईडी में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको ऐड करने का वीडियो में बार बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं कि किस प्रकार आप चेक करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस प्रकार आप इसमें एचआरएमएस में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करें, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। और कोई भी जो फॉर्म फिल करते समय डिटेल है वो एचआरएमएस आईडी की देना है, अन्यथा आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं आपके एनडब्ल्यूआर में अभी वैकेंसी आई थी एएलपी की और उसमें भी 1236 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जिनकी ये डिटेल है वो सही नहीं थी तो 330 फॉर्म वो रिजेक्ट किए गए थे। तो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ ज़रूर आप जानें, इसीलिए आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहेगा, तो साथ ही इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये देखिए ऑल कैंडिडेट इंश्योर डेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल। ये क्या बोला जा रहा है कि जो आप जीडीसी फॉर्म फिल के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हो तो वो एक्टिव आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। ऐसा नहीं हो आपकी ईमेल आईडी काम नहीं कर रही है या मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है, वैसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे नहीं देना। 4 नंबर आपके हेल्पलाइन नंबर एज प्रोवाइड बिलो फॉर एन क्यूरी रिलेटेड टू फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपको किसी प्रकार की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में दिक्कत आ रही है तो आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, इन पे आप संपर्क कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए और आपके ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, सपोर्ट RRC रिक्वायरमेंट, तो ये आपके जीमेल आईडी दी गई है। वर्किंग आवर्स ये आपकी ईमेल आईडी है वो 10:30 से लेकर 6:30 PM तक आपके एक्टिव रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। बाकी अदर टाइम में आप यहाँ पे कॉल और जीमेल नहीं करना। ये आपके एडवाइस जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से अपनी भी ईमेल आईडी को क्या करके रखें, एक्टिव करके रखें। तो आपको रेगुलर सर्विस का समझ में आ गया है डाटा, और आपको ये भी पता चल गया है कि किस प्रकार क्या क्या गलती नहीं करनी है। तो साथियों ये आपके तीनों पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों पॉइंट यहाँ से आपको जीडीसी फॉर्म फिल करते समय इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानना है कि कैसे आपको एचआरएमएस आईडी में अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करना है, अन्यथा अगर आपने ऐड नहीं की तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप एक से अधिक फॉर्म ना लगाएं, तीनों ग्रुप के लिए अगर आप एलिजिबल हो, जेई के लिए हो, एलपी के लिए हो, वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मैं आपको बता दूं अगर आप यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका नहीं है, जैसे एएलपी के लिए माना जाता है A1 मेडिकल, तो अगर आपका A1 मेडिकल नहीं है तो आपको ये फॉर्म फिल करना ही नहीं है। अगर कर दोगे तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। और मैं प्लस आपको एक बात बता दूं कि जो ये सेफ्टी है उसके अंदर B1 मेडिकल से नीचे का कोई भी मेडिकल है वो इस जीडीसी वैकेंसी है उसमें फॉर्म फिल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो सेफ्टी कैटेगरी है उसकी पोस्ट में A1 मेडिकल से लेके B1 मेडिकल तक का जो स्टैंडर्ड है A1 A2 A3 ये स्टैंडर्ड इसके लिए लिया गया है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जो फर्स्ट ग्रुप है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड और किस प्रकार फॉर्म फिल करना है, और किस प्रकार आपको पार्ट ए सीबीटी का जो पार्ट ए और पार्ट बी है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे।
फिर हम जो आपका ग्रुप बी होगा जेई के लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आप क्या है जो ग्रुप सी है ट्रेन मैनेजर उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो साथियों आपको हार्दिक शुभकामनाएं आगे तैयारी के लिए। आज से ही अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दो और किसी प्रकार की दिक्कत आती है आपको फॉर्म फिल करने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको किसी भी प्रकार की हेल्प है वो कर सकूँ।